हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 2। क्वेश्चन में गिवन है कि 9,900 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग मिलता है तथा सी को ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग मिलता है। तो ए द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और काफ़ी इजी तरीके से इसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो 9,900 रुपये है उसको 3 जगह बांटे जा रहे हैं, ए, बी और सी के बीच में। तो कह रहा है कि जो बी को जो हिस्सा मिलता है वो ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी को कुछ राशि जो मिल रही है वो ए और सी दोनों के सम का 2/7 भाग मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2/7 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम ये कहें कि सर आपने इसमें दिया है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 मिल रहा है, तो आपने इसके सामने 2/7 क्यों लिखा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो जो नीचे वाला जो 7 है ये ए और सी का कुल हिस्से का वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इस 7 का 2/7 2 होता है। कहने का मतलब ये है, उम्मीद करता हूँ मेरा बताया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो कह रहा है कि जो बी को जो है ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी को मिला है वो ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग मिला है। देखो ए और सी का कुल हिस्सा कितना है? 7 है। इस 7 का अगर मैं 2/7 कर दूं तो बी का हिस्सा आ जाएगा। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा बेटे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है जो जल्दी से कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है कि तथा सी को ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग मिलता है। इसी तरीके से एज इट इज मैं क्या करूंगा कि सी को जो है ए और बी का अगर ये कुल हिस्से का 3/8 है, इसका मतलब मैं सीधे 3/8 कर दूंगा। इसका मतलब अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? 8 है। और इस 8 का 3/8 कितना हो जाएगा? 3। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब कहता है कि ए के द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो आपको बी का भाग पता है, आपको 2 है, और ए और सी का भाग पता है 7 है। तो अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो बी की वैल्यू ऊपर क्या है? 2 है। अब बटे में इन तीनों का सम, ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है और सी भी आपके पास है। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तीनों का सम गुणा टोटल पैसे। तो अगर मैं यहाँ पे 9,900 रुपये को यहाँ पे लिख दूँ तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 0 0, 11 दूनी 22। तो 2200 रुपये तो तुम्हारे बी के हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेकंड वाले पार्ट से अगर मैं चेक करूँ तो देखो यहाँ भी ऊपर सी है और नीचे ए भी है। तो अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपका 3 तो ऊपर सी की वैल्यू रहेगी, बटे में दोनों का सम। तो ए बी सी का सम कितना हो जाएगा आपका? 8 3 11। और फिर मैं इसको 9900 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 11 निम्मा 99 हो जाएगा, 900 आ जाएगा, 9 तियाँ 2700। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 2200 ये होगा, 2700 ये होगा, दोनों को सम करके 9,900 में से माइनस कर देंगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 9,900 माइनस आपका हो जाएगा 2200 और 2700 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4900। तो आपको क्लियर हो गया होगा। 2 जीरो आपके पहले से ही हैं, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5। तो ए की वैल्यू जो ए का हिस्सा है वो 5000 का है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे बेटे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 3,390 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/5 भाग, बी का 1/4 भाग तथा सी का 1/6 भाग सभी आपस में बराबर हैं। तो पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 3,390 रुपये दिए हुए हैं और ए, बी और सी के बीच में बांटा जा रहा है और इस प्रकार बांटा जा रहा है कि ए का 1/5 भाग, बी का 1/4 भाग और सी का 1/6 भाग सभी आपस में बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो जो ए का 1/5 भाग है इसका मतलब a/5 या a इंटू 1/5, बात एक ही है। a/5 लिखो चाहे a इंटू 1/5 लिखो, बात एक ही है। तो a का 1/5 भाग और क्या कहता है b का जो है 1/4 भाग मतलब b इंटू 1/4 और इक्वल टू सी का 1/6 भाग 1/6, ठीक है। ये सभी आपस में बराबर है, मैंने बराबर रख दिए।
तो कह रहा है पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या है। मैं आपको क्लियर कर दूं तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ता है, हमको इनका रेशो निकालना पड़ता है। रेशो निकालने के बाद जब इनके रेशो आ जाएंगे ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके हिस्से अलग अलग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बी का हिस्सा क्या है। अगर मैं रेशो बनाऊं तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ पे देखो, अगर ए और बी की बात करता हूँ, इसकी और इसकी, तो यहाँ से देखो ए रेशो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, सीधे आपको पता चल रहा होगा कि बी आपका नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 सीधे क्या हो जाएगा, 5:4। उम्मीद करता हूँ आपको पहला रेशो समझ में आ गया होगा। अब मैं बी और सी की बात करूँ तो देखो आपका ये हो जाएगा रेशो बी रेशो सी। तो बी रेशो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो सी नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4:6 हो जाएगा, 4:6। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो देखो बी की वैल्यू हमारी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा रेशो कंप्लीट माना जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी बी की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 आपका इक्वल है, इसका मतलब हम एकदम सही चल रहे हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी हमारा क्या हो जाएगा, 5:4:6। अब हमको क्या करना है, बी की राशि बतानी है, तो बी का हिस्सा कितना है हमको ये बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बी का हिस्सा निकालना बता देता हूँ। तो बी की वैल्यू ऊपर रहेगी 4 अपॉन में तीनों का सम, तो 6 4 10 5 15 गुणा 33 90। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो तो 15 दूनी 30 और आपका बचेगा 3 और 15 दूनी 30 यहाँ से आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, 15 पंजे 75, 15 छिका 90। तो 226 की 4 से गुणा कर देंगे, बी की राशि आ जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं तो 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ से 904 रुपये की जो है राशि जो है, जो बी का हिस्सा है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 9:10 के अनुपात में है। यदि उसमें 15 लीटर दूध मिला दिया जाए तो वे क्रमशः 6:5 के अनुपात में हो जाएंगे। तो आरंभ में बर्तन में कितना पानी था, एक बात बताइए। हाँ, अनुपात दिया हुआ है तो हमें पूरा नहीं पता ना दूध कितने लीटर और पानी कितने लीटर है। मान लेते हैं कि दूध जो है कम्प्लीटली 9x लीटर है और पानी जो है इसके अंदर टोटल 10x लीटर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर दूध 9x लीटर है और पानी 10x लीटर है तो कह रहा है कि 15 लीटर दूध मिला दिया गया। तो जो भी 9x लीटर दूध है, अगर इसमें मैं 15 लीटर जोड़ दूं दूध को, तो क्या कहता है कि पानी तो x अपॉन में ऐसे ही रहेगा। तो कह रहा है कि जो नया अनुपात जो बन गया ना दूध और पानी का, वो 6:5 बन गया है। तो ये नया अनुपात कब बना, जब इसमें हमने पानी 15 लीटर दूध हमने मिला दिया। तो दूध हमारा क्या था, 9x का रेशो था, तो दूध में 15 लीटर मिला दिया, तो नीचे पानी आपका 10x ऐसे ही रह जाएगा और आपका नया अनुपात के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो आरंभ में कितना पानी था ये बताना है। तो मतलब हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करके, आरंभ में 10x पानी था तो 10 से गुणा कर देंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, या देखो अभी मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देखो ऊपर की वैल्यू ऊपर से कट जाती है, नीचे की नीचे से कट जाती है, तो और छोटा हो जाएगा। तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, आमने सामने कट गए, आपका 2x बचेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ बचेगी 9x + 15, क्योंकि नीचे अब आपका सिर्फ 1 बचा है, तो इसीलिए 9x 15 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 2x की 6 से गुणा कर देंगे तो 12x आ जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो 9x जो है इधर आ जाएगा माइनस में, तो 12x - 9x आ जाएगा। 3x बराबर आपका बचेगा 15 और 3 से काट देंगे, 3 5 15, x बराबर 5 आ गया। पूछ रहा है आरंभ में कितना पानी था। तो देखो आरंभ में पानी कितना था, 10x था, ठीक है ना। तो 10 × x की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट करी है, 5। तो आरंभ में पानी 50 लीटर था, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो मिश्र धातु ए तथा बी में तांबा तथा जस्ता, देखो एक धातु तो जो है तुम्हारा ए है, जो ये वाली धातु है जिसमें ये तांबा है और ये जस्ता है। ऐसे ही एक बी जो मिश्र धातु है वो ये है जिसमें तांबा और जस्ता दिया हुआ है। मैंने आपको एकदम क्लियर तरीके से बता दिया जिससे कंफ्यूज ना हो। तो अब क्या कहता है कि इतने अनुपात में है, यदि दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को मिला दिया जाए तो तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा। देखो कहने का मतलब ये है, इनकी समान मात्रा को मिलाएंगे तो इनका अनुपात सेम ही रहेगा, ध्यान रखना।
ठीक है ना, क्योंकि मान लो कि अगर हम मान लेते हैं कि जो भी ये मिश्र धातु है ए, इसमें तांबा और जस्तार, मैं कहता हूँ 1 किलो तांबा जस्तार जो है 1 किलो यहाँ से उठा के मिला लिया, 1 किलो यहाँ से उठा के मिला लिया, दो बी में से, ठीक है, दोनों धातुओं को 1-1 किलो को ले लिया, तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कह रहा है कि तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा अगर दोनों को मिला दिया जाए तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो यहाँ से इस मिश्र धातु में ए में अगर मैं तांबा अगर मैं निकालूं तो देखो ए में मैं इसको जो है बता देता हूँ, ए में तांबा अगर मैं निकालूं तांबा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तांबा और जस्ता है तो तांबा की वैल्यू 5 है और जस्ता की 4 है, तो तांबा के लिए क्या करना पड़ेगा 5 बटे दोनों का सम। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 बटे 5 4 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से ए में तांबा आ गया और ऐसे ही ए में जस्ता आ जाएगा, जस्ता। तो ए में अगर मैं जस्ता की बात करूं तो देखो ए में जस्ता कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटे जस्ता ऊपर आ जाएगा 4, अब बटे में तुम्हारा दोनों का सम 9, ठीक है। ऐसे ही बी की वैल्यू हमें करना पड़ेगा, तो बी में तांबा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 बटे दोनों का सम 5, और बी में जस्ता कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 बटे दोनों का सम 5, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों की समान मात्रा ले ली तो कितना तांबा और जस्ता का अनुपात हो जाएगा, तो इन तांबा वाला जो ए का है बी के तांबा वाले से ऐड कर देंगे और ऐसे ही ए का जस्ता बी के जस्ता वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, समान मात्राओं में मिलाने के बाद तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको करना क्या है कि ये हो जाएगा 5 बटे 9 प्लस 3 बटे 5, ठीक है, रेशो। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 बटे 5। तो यहाँ से आपको बता दूँ तो 9 पंजे 45 बोथ साइड नीचे आ जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो देखो 5 पंजे 25 और 9 तियाँ 27, तो 25 और 27 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 52, ठीक है। रेशो आपका हो जाएगा 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। अपोन में 45 रहेगा नीचे इसका जो है कॉमन, 9 पंजे 45 बोथ साइड, तो वो आपस में कट जाएंगे। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो देखो यहाँ बचेगा ये बचेगा आपका 2 दूनी 4, आपका बचेगा 2 छिक्का 12 और रेशो इसको 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो 26 रेशो 19 इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें बस तांबे दोनों को ले लो, यहाँ से पहले तांबा दूसरा तांबा और दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से जस्ता ले लो, ऐसे ही दोनों जस्तों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है एक थैले में 4100 रुपये हैं जो 50 के नोट, 20 के नोट और 10 के नोट के रूप में है। थैला में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्याएं क्रमशः इतने अनुपात में है, तो उसमें 20 रुपये के कितने नोट है। एक बात बताओ भाई, उसने बता दिया कि थैले में 4100 रुपये हैं और सभी में 50 के भी नोट है इस थैले में, 20 के भी और 10 के भी हैं, और इनका अनुपात दे दिया गया, मतलब ये नहीं पता कि टोटल नोट कितने कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो भी अनुपात है, 4 का अनुपात मान लो, जो पहला जो आपका अनुपात होगा वो 50 रुपये का है, दूसरा 6 जो है किसका है 20 का है, और 9 जो है किसका 10 का है। तो मान लेते हैं कि 50 रुपये के, 50 की गुणा कर देता हूँ, 50 रुपये के ये चार नोट नहीं है ना, अनुपात है ये तो नोटों का, मान लेते हैं टोटल नोट 4x है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं मान लेता हूँ कि 20 रुपये के टोटल नोट कितने हैं, यहाँ पे 6 है अनुपात, तो 6x मान लेता हूँ टोटल, ठीक है ना। अनुपात को उसमें एक वेरिएबल ले लेंगे हम एक सेम, जो 6x, मतलब ये हो गया कि टोटल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 रुपये के नोट के लिए फिर हम मान लेते हैं कि 9x टोटल नोट है 10 रुपये के, ठीक है ना। 9 नोट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अनुपात है, ये टोटल नोट नहीं बताए हुए हैं, तो हम 9x खुद मान लेते हैं। तो यहाँ से सबको सम करने के बाद 4100 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो 5 चौक 20, ये हो जाएगा आपका 200x, आप प्लस का हो जाएगा 6 दूनी 12 120x, अब प्लस का हो जाएगा 90x इक्वल टू 4100। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 20 रुपये का नोट निकालना इजी हो जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 200 और 120 320 और 90 हो जाएगा 410x इक्वल टू 4100। तो यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ तो देखो 410 से 410 कट जाएगा, 10 बार में 4100 आता है, तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, कह रहा है कि 20 रुपये के कितने नोट हैं, तो देखो 20 रुपये जो है ना आपका 20 ये रहा 20 रुपये, और नोट कितने हैं, मैंने माना था टोटल 6x, ठीक है ना। तो 6 की गुणा इस x की वैल्यू कितनी आई है 10, 10 से गुणा कर देंगे, 6 यहाँ पे 60 नोट है 20-20 के, ये 20-20 के कितने नोट है 60, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। 10 की नोट पूछेगा तो 10 आपका x की वैल्यू है, तो यहाँ पे 9 की 10 से गुणा कर देंगे 90 हो जाएंगे, और अगर 50 के नोट की बात करता है तो 4x है, तो 4 की 10 से गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएंगे। सभी को ऐड करके देख लेना, आपको नोटों को 4100 रुपये आ जाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा। काफ़ी ईजी तरीके से
मैंने इसको क्लियर करा दिया है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4400 रुपये को दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4 तथा दूसरे भाग का 1/6 भाग क्रम से 5:4 अनुपात में होता है। प्रत्येक भाग की राशि क्या है? एक बात बताओ, 4400 रुपये है, उसको दो भागों में इस तरह बांटा जा रहा है कि पहले भाग का 1/4, मान लेते हैं पहला भाग जो भी है उसका 1/4 और दूसरे भाग का 1/6 वो 5:4 के अनुपात में है। तो एक बात बताओ कि प्रत्येक भाग की राशि क्या? तो पहला भाग मान लेते हैं कि ए है, उसका 1/4 और दूसरे भाग का 1/6, ठीक है ना। दूसरे भाग का 1/6 मान लेते हैं, दूसरा भाग बी है, ठीक है। इसका 1/6 क्रम से 5:4 के अनुपात में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 5:4 के अनुपात में अगर ये बता रहा है तो ये जो है आपका 5 के अनुपात में है और ये आपका 4 के अनुपात में है। तो कह रहा है प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए बेटे, मैं आप लोगों को एकदम क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कहता है कि जो ये इसने अनुपात भी इसने, एक सेकंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या, एक सेकंड। ये क्या कहता है कि 4400 रुपये को इस तरीके से बांटा जा रहा है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/6 भाग क्रम से 5:4 के अनुपात में है। तो अब एक बात बताऊँ कि पहले भाग जो है मान लेते हैं जो भी है आपका, उसका 1/4, मान लिया पहला भाग x है, उसका 1/4 x/4 हो जाएगा, ठीक है। वो 5 के रेशियो में है तो मतलब 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या कहता है कि दूसरा भाग जो है मान लेते हैं y है और उसका जो 1/6 भाग है वो किसके रेशियो में? 4 के रेशियो में। तो यहाँ से इनका रेशियो टोटल बन गया। तो कह रहा है प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो रेशियो अपॉन में रेशियो है, तो मैं यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि ये नीचे वाले 6 और 4 खत्म हो जाए। तो इन दोनों का 6 4 का जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा एलसीएम। तो अगर मैं 12 से बोथ साइड गुणा कर दूँ तो आपका जो है ना रेशियो नीचे वाली जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा 4×3 12 तो 5×3 15x हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो में आपका जो हो जाए 6×2 12 तो ये हो जाएगा 8y। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये इस वेरिएबल को मानने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी कोई ज़रूरत फिलहाल है नहीं, इस वेरिएबल को तो हमने वैसे ही मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 15:8 का रेशियो आ गया। प्रत्येक भाग की राशि पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 15 पहले वाले भाग की राशि निकालना है तो 15 और 8 कितने होते हैं? 15 5 20 3 23 गुणा 4400। तो नहीं, 15 और 8 कितने होते हैं? ये हो जाएंगे 15 23, ठीक है। 15 10 25 होते हैं ना, 8 23 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा एक सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन सी मुझे नज़र आ रही है। 4400 रुपये को दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/6 क्रम से 5:4 में होता है। अच्छा, एक सेकंड, वो कह के रहा है कि पहला भाग मान लिया x है, इसका जो 1/4 है और दूसरा भाग जो y है उसका जो 1/6 भाग है ना वो 5:4 के अनुपात में। इस तरीके से हमको बताना है, मतलब कि पहला भाग अगर मैंने x मान लिया उसका 1/4 और दूसरा भाग y मान लिया उसका 1/6 भाग, दोनों जो है दोनों का अनुपात 5:4 में, तो हमें इक्वल टू करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये वैल्यू जो है आपकी x/y की वैल्यू जो आपकी आएगी, x/y की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा आपका ये x/4 और y/6 है, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6/4, ठीक है ना। 6/4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये बटे में है तो ये 6 तो ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 5/4 आपका पहले से ही दिया हुआ, 4 से 4 कट जाएगा और x/y की वैल्यू जो आ जाएगी, देखो ये 6 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा तो 5/6 हो जाएगा, 5/6, ठीक है। तो x/y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5/6। देखो मैंने दोनों का रेशियो बना लिया, अब 4400 को बांटना है, 2 मिनट में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे x की वैल्यू ऊपर रखनी पड़ेगी 5, अब बटे में दोनों का सम कितना है? 11 गुणा 4400। देखो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ चुका है, 11×2 2200, ठीक है। 11×2 11, एक सेकंड, 11 चौक 44 होता है ना, 11 चौक 44, 4 बार में 44 हो जाएगा, 2 जीरो आपका है तो 5 चौक 20, 2000 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपका 4400 में से अगर 2000 माइनस कर दोगे तो आपका दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400 रुपये, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन बीच में हो गया था, बट अब क्वेश्चन जो है एकदम क्लियर हो गया है कि पहले भाग का 1/4 दूसरे का 1/6 जो है वो 5:4 के अनुपात के बराबर है। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। यदि ए
2000 रुपये तथा बी 600 रुपये खर्च करे तब उनकी बचत 10:9 के अनुपात में हो जाती है। प्रत्येक की मासिक आय क्या है? एक बात बताइए, आय का अनुपात दिया है बट ये नहीं पता टोटल आय कितनी है। मान लेते हैं कि ए की आय जो है 5x है और बी की आय कितनी है 4x है टोटल। तो उसमें से अगर मैं खर्च को माइनस कर दूं ना तो बचत के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी पहले टोटल आय में से अगर मैं ए 2000 रुपये खर्च कर रहा है मैं माइनस कर दूं, ठीक है ना, आय में से खर्च अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचत आ जाएगा। और ऐसे ही इसकी आय जो है आपकी 4x है, इसमें से अगर मैं 600 रुपये माइनस कर दूं खर्च को तो आपके बचत के बराबर आ जाएगा। तो बचत कितना है 10:9 है। तो यहाँ से प्रत्येक की मासिक आय निकालने के लिए मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा दोनों की आय में, तो प्रत्येक की मासिक आय आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ कट तो रहा नहीं है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 9 की जब मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 पंजे 45x हो जाएगा और माइनस 9 दूनी 18,000 हो जाएगा। इक्वल टू 10 की गुणा करेंगे तो 40x आ जाएगा और माइनस के 6,000 हो जाएगा। 600 की 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 40x आपका इधर आ जाएगा राइट साइड, तो आपका 45 में 40 गया तो ये आ जाएगा 5x। अब बराबर आपका 18,000 उधर चला जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो 18,000 में से ये माइनस का 6,000 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 12,000। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो देखो 5 दूनी 10, आपका बचेगा 2 और 5 चौक 20, 0 0। एक्स की वैल्यू 2400 रुपये आ गई है, एक्स बराबर 2400। तो कह रहा है प्रत्येक की मासिक आय क्या है। तो 2400 की अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो पहले वाले की आ जाएगी मासिक आय एक ही, अगर मैं 2400 की 4 से गुणा कर दूं तो दूसरे की आ जाएगी। तो 24 पंजे कितना होता है 120, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 5x में अगर 5x की जगह 5 की गुणा कर दूं 2400 में तो 5 गुणा 2400, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और 4x के लिए 4 की गुणा कर देंगे किससे 2400 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24 चौका 9600, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 11, 26, 37 और 78 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाए। तो एक बात बताइए, इसको दो तरीके हैं। या तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्या करना है, इनको जो है रेशियो में लेके, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको चेक करना है। देखो ये यहाँ पे जो है रेशियो अनुपात है और ये 78 है, ठीक है। तो या तो आपको बी, बात समझ में आ रही है, बी इंटू सी और ए इंटू डी, मतलब इनर जो आपके पार्ट हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बाहरी वालों के आउटर वालों की आपस में कर दो। तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी आपका आना चाहिए। तो ये आपको पता है, आपको ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की और ये डी की वैल्यू है। तो ए की डी से गुणा करेंगे और बी की सी करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो अगर आपको ये चेक करके देखना है कि पहले 2 को माइनस करके देख लो, फिर 3 को देख लो, फिर 4 को देख लो, फिर 5 को देख लो, सभी में मान लो पहले 2 की मैंने माइनस कर दिया। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आपको मान लो आपको नंबर नहीं पता, इस सभी में आपको x माइनस कर देना है और इसके बाद आप गुणा करोगे तो ये कट के वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैं पहले डायरेक्ट वैल्यू माइनस करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं अगर इसमें 2 माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 11 की जगह पे 9, यहाँ पे 2 माइनस कर दूंगा ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे आपका 2 माइनस कर दूंगा ये हो जाएगा 35, और यहाँ पे 2 माइनस कर दूंगा ये हो जाएगा 76। तो अगर मैं यहाँ पे 76 की 9 से गुणा करूँ तो देखो लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 6 54, 54 का 4 आ गया, और यहाँ देखो 5 चौक 20, 20 का 0 आ गया। क्या है दोनों बराबर है, लास्ट वाली वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 2 आपका आंसर नहीं है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर निकालना है, इसमें इतना टाइम नहीं है कि हम फार्मूले को पुट करते रहें। फिर हमको देखना है दूसरा वाला, ठीक है ना। तो अगर हमारी ये वैल्यू आपकी यहाँ पे 37 और 78 है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 8, ठीक है, ये बचेगा आपका 23 और यहाँ आपका बचेगा 34 और ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। तो देखो 5 अट्ठे कितना होता है 40 का 0, और यहाँ देखो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, अब 4 को कम करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 11 में से 4 घटा दूँ तो 7 आ जाएगा, और आपका जो है 26 में 4 घटा दूँ तो ये आ जाएगा 22, और 2 डबल रेशियो में ये जो है 37 में 4 घटा दूँ तो ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा आपका 74, ठीक है। तो अब देखो 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, और लास्ट में देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है जोड़ा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में जोड़ा जाए। हमने पहले घटाने वाला क्वेश्चन किया था, तो मैं इसमें घटा ही रहा हूँ बार बार, ये गलती हो रही है। यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को मैंने सही से पढ़ा नहीं, और कई बार क्या होता है स्पीड बनाने के चक्कर में ना कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, वही हुआ है मेरे साथ। चलिए इसको जोड़ कर देखते हैं। तो अगर यहाँ पे 11 है, 26 है, डबल रेशियो आपका
37 और 78 है, तो आपको पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी थी, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले दो जोड़ के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 28, डबल रेशो ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 80। तो देखो यहाँ पे 3 की 0 से गुणा करोगे तो 0 रहेगा और 9 8 72 हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट में एक में 0 और एक में 2 है, आंसर गलत है। अगर मैं 3 माइनस करके देखूँ 11 में और 26 में, ठीक है, और डबल रेशो आपका 37 और 78 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है। डबल रेशो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। तो देखो 8 पंजे 40 का 0 हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने फिर इसको माइनस कर दिया, कितनी बड़ी गलती हो रही है बार बार। इसको मुझको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 11 26, ठीक है, 37 और 78। तो मुझे प्लस करना है ना 3, तो 11 में 3 गया 15, नहीं 14, ठीक है, 11 और 3 14 और 26 और 3 29 और ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 81। तो देखो यहाँ पे 4 एकम 4 और 9 चौक 36 का 6, तो ये भी आपका गलत हो गया, 3 भी। अब हम 4 को देख लेते हैं, तो 11 को, 26 को, 37 को और 78 को देखते हैं। तो अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 ऐड करते 41 और ये हो जाएगा आपका 82। तो देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0 और यहाँ पे 1 0 जा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इसका आंसर 4 ही होगा, ठीक है ना। मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे जो है कि मैंने जो है 1-2 बार मेरे से गलती हो गई है, टाइम कंज्यूम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कई बार क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 45 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी 5:4 के अनुपात में है, उसमें कितना लीटर दूध डाला जाए कि दूध और पानी 3:2 के अनुपात में हो जाए। तो क्या कहता है कि दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं टोटल दूध 5x है और टोटल पानी 4x है, ठीक है। तो कह रहा है कितना लीटर दूध डाला जाए। तो जो दूध जो 5x है, मान लेते हैं इसमें कितना लीटर दूध डाला जाए कि दूध और पानी का 3:2 हो जाए। तो एक बात बताओ कि अब कितना लीटर डाला जाए। देखो ऐसे में तो हमको ये करना पड़ेगा कि ये हमको अब इसमें जो है ना टोटल दूध और पानी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, कह रहा है कि 45 लीटर के दूध में, अच्छा इसको यहाँ पे देखो 45 लीटर दिया हुआ है, तो इसका 5 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर मुझे दूध निकालना है, ठीक है ना, अगर मैं दूध निकालूँ तो ये आपका हो जाएगा, मिल्क को मैं m मान लेता हूँ, ठीक है ना, वाटर को w मान लेंगे। तो इस दूध का अगर मैं 5 हिस्सा दूध का है तो 5 बटे दोनों का सम क्या हो जाएगा 9, तो 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, तो 25 लीटर तो आपका मिल्क आ गया, ठीक है। अगर मैं वाटर निकालना चाहूँ इस 45 में कितना है, तो देखो एक बात बताऊँ, 45 में से 25 माइनस कर दो, ठीक है ना, तो आपका 20 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिल्क आपका 25 हो गया और वाटर कितना हो गया 20 लीटर। तो अगर मैं 25 लीटर मिल्क और 20 लीटर वाटर का मैं रेशो बनाऊँ तो कह रहा है उसमें कितना लीटर दूध डाला जाए कि पानी जो है 3:2 का अनुपात में हो जाए। तो देखो दूध तो 25 है पहले से लीटर, मान लिया x लीटर और इसमें दूध डाला जाए, ऐड कर दिया। तो अब कह रहा है कि जो नया जो दूध और पानी का अनुपात है वो 3:2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 45 लीटर में दूध और पानी को अलग अलग करके इसके बाद उसमें x लीटर दूध हमको अलग से ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 25 दूनी 50 अब प्लस के 2x आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 30 दूनी 3 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो 2x एज इट इज रहेगा, 50 उधर जाकर माइनस में आ जाएगा, 10 बचेगा और 2 पंजे 10, तो x बराबर क्या है 5 लीटर। इसका मतलब ये होगा कि 5 लीटर हमको और दूध डालना पड़ेगा, तो जो नया दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा वो 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आंसर देखते हैं। कह रहा है कि a b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, जब a का मान 3 है तो b का मान 2 है, जब a का मान 8/9 है तो b का मान क्या होगा। देखो क्या कहता है, कह रहा है b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है a, ठीक है ना। तो एक बात बताओ b के, ठीक है, इसके घन का व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b का ये आपका b के घन का व्युत्क्रमानुपाती जो होगा तो इस तरीके से होगा कि a जो है ना इस तरीके से होगा a की क्यूब, ठीक है ना। b बराबर b व्युत्क्रमानुपाती है a की क्यूब का, ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, ठीक है ना। ये जो साइन है ना ये अपोन में होता है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर b
ऐसे डायरेक्ट ए की क्यूब होगा तो ये अनुक्रमानुपाती कहलाएगा और व्युत्क्रमानुपाती में 1/में होता है। तो कह रहा है ए जो है बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन सा लग रहा है कि बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये ए का घन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा कि जो, एक सेकंड इस क्वेश्चन को देखते हैं सही से। कह रहा है ए जो है वो बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो ए है वो बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब सही है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सही से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये बी का घन अगर सामने आ जाएगा तो ए बटे में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती ए है, ठीक है ना। बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती क्या है, ए है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हमारा क्लियर हो गया तो हम इसको इस तरीके से, वैसे तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसका मतलब ये हुआ कि बी के घन का, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, ए है, इस तरीके से होगा। तो ए हमारा सामने आ जाएगा, बी की क्यू नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इस व्युत्क्रमानुपाती में जो साइन है अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आपको पहले से ही पता होगा एक कांस्टेंट सामने आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, ए बराबर क्या कर सकता हूँ, के इंटू 1/बी की क्यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बी आपका यहाँ पे है 20 में और ये क्यू जो है 3 पावर में है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कर रहा है, जब ए का मान 3 है तो बी का मान 2 है। ए की मान अगर मैं 3 दूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे के 1/बी का मान अगर मैं 2 रखूँ तो बी की क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो अगर मैं के की वैल्यू चेक करूँ तो देखो 8 गुणा में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 तिहाई 24, के की वैल्यू 24 आ गई। तो कह रहा है अगर ए का मान 8/9 है तो बी का मान क्या है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी फार्मूले में पुट कर दूं कि अगर ए का मान 8/9 है, ठीक है, तो के की वैल्यू तुमको पता है पहले से ही 24 है, तो बी 1/बी की क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो देखो 8 तिहाई 24, ठीक है, 9 ऊपर चला जाएगा गुणा में और बी की क्यूब सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये 8 से 8 कट चुका है, 8 से 24 कट चुका है 3 बार में, ठीक है। तो आपका बी की क्यूब सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 तिया 27। तो बी की क्यूब 27 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 की क्यूब होता है ना, तो बी बराबर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। काफ़ी ईजी तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बेटे क्लियर कर दिया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसका पार्ट का। क्या कहता है कि 6,480 रुपये को 7:9 के अनुपात में बांटने पर दूसरे भाग की राशि क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर जो है मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग जो है कितना जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।